नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान डीएससी समाज के पुरोधा योद्धा श्रीमान देवीदास वाल्मीकि जी, जिन्होंने 18 वर्ष पूर्व इस डीएससी समाज के आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया, अनेकों आंदोलनों में भाग लिया और जिसकी वर्तमान बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उनकी उस मांग को पूरा कर दिया। सबसे पहले देवीदास वाल्मीकि जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को आभार। देवीदास जी, जिस प्रकार से आपने जो संघर्ष किया 18 वर्षों तक लगातार समाज को संगठित करने का प्रयास किया और फिर उस संघर्ष का परिणाम ये रहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो 7 सदस्यीय जो सर्वोच्च न्यायपीठ है, उसने जो एक निर्णय दिया जिसको अमली जामा पहनाने के लिए भी आपने चुनाव से पहले एक ताकत और एक शक्ति प्रदर्शन आपने किया, जिसका परिणाम ये नज़र आया कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सरकार ने आपकी उस मांग को पूरा किया और वर्तमान समय में जींद जिले में जींद के एकलव्य स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित सरकारी स्तर पर आयोजित किया गया, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के रूप में और सरकार का आभार व्यक्त करने के रूप में। आप इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, इस पूरी यात्रा को, आपकी संघर्ष की इस यात्रा को? देखिए, ये आरक्षण की लड़ाई जब वर्ष 2006 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें उस केस में हराया गया था, वर्ष 2006 से ही आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अक्टूबर 2006 के अंदर हम लोगों ने जींद में पहला 24 दिन का आमरण अनशन किया था जी। उस समय भूपेंद्र हुड्डा काफ़ी डर गए थे, क्योंकि उस समय वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे जी। और उन्होंने जैसे तैसे हमारे समाज के कुछ तथाकथित नेताओं को बीच में लेकर उस आंदोलन को ख़त्म कराने का काम किया जी। और वर्ष 2006 का आमरण अनशन बेनतीजा ख़त्म हो गया जी। फिर हमारे कुछ साथियों ने कहा कि देवीदास जी, ये इस तरह का आंदोलन अगर सीएम सिटी में किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वर्ष 2007 के अंत में दिसंबर माह में हम लोगों ने रोहतक के अंदर अनशन किया जी, जो 34 दिन आमरण अनशन चलता रहा और उसमें जब 30 दिन पूरे हो चुके थे, जब मेडिकल टीम हमारे स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आई, जब उन्होंने ब्लड सैंपल लेना चाहा और जो ही सुई उन्होंने मेरी नब्ज में डाली, मैं अच्छे से देख पा रहा था, इंजेक्शन खाली था, खून नहीं आ पाया, ब्लड नहीं था जी। मेडिकल टीम ने मुझे कहा कि देवीदास जी, आपकी जो हालत है वो बड़ी गंभीर बनी हुई है और आपको मेडिकल चिकित्सा की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आपका शुगर लेवल घट के मात्र 25 रह गया है जी और किसी समय भी आपकी मृत्यु हो सकती है, बेहतर ये है कि आप अनशन समाप्त कर दें। बड़ा अतिशयोक्ति आप बता रहे हैं कि 25 शुगर लेवल रहने के बावजूद आप जीवित अवस्था में थे। जी जी जी, आज आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ जी। मगर उस समय कौम के लिए कुछ करने का जज्बा था और ऐसा लग रहा था कि ये हमारी आरक्षण की नहीं, हमारी डीएससी समाज की आज़ादी की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए इसकी हमने कतई परवाह नहीं की कि जीवन रहे या बचे, पहले समाज के हितों को देखना होता है जी। जब रोहतक में अनशन चरम पर चला गया था तो एक बहुत बड़ा आयोजन 23 जनवरी 2008 को किया गया था। इसे दुर्भाग्य कहे अथवा सौभाग्य कहे कि वो आंदोलन हिंसक हो गया था और हिंसक होने से रोहतक शहर में बड़े स्केल पर तोड़फोड़ हुई थी जी। सरकारी संपत्ति जलाई गई थी और हमारे कुछ साथियों की लापरवाही को ही कहूँगा जी कि हमारा इतना बड़ा आंदोलन कुछ साथियों की जल्दबाजी और लापरवाही का शिकार हो गया
और वो आंदोलन भी बेनतीजा समाप्त। धाराशाही हो गया आंदोलन। जी जी जी। और हमारे एक अनशनकारी को सरकार ने अपने आदमियों के द्वारा प्लांट करके एक होटल में खाना खाते हुए पकड़ा गया जी। उसके बावजूद भी जो लोगों में जुनून था, बहुत बड़ी संख्या में 50,000 की कम से कम संख्या रही होगी जी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मगर क्या कहें। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे पास धरना स्थल पर आते थे जी। और हमारे रजिस्टर में एंट्री करके जाते थे कि जब भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम पहली कलम से SCA वर्गीकरण को लागू करेंगे जी। और जिसका परिणाम ये रहा कि वर्ष 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जी। SCA के वर्गीकरण को लागू करने की मांग साफ तौर पर लिखी हुई है जी। वर्ष 2014 में भी मुख्यमंत्री या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा SCA की मांग को पूरा करने का वायदा किया गया जी। इसे दुर्भाग्य कहें कि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष पूरे करने के बावजूद भी अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी। अंततः हम लोगों ने शक्ति का संतुलन किया जी। और 22 सितंबर को एक अभूतपूर्व जनसभा का जींद में आयोजन किया। 2024 की आप बात कर रहे हैं? वर्ष 2024 में जी। चुनाव से ठीक पहले? जी, चुनाव के बीच में ही था जी। और हमने अपने समाज की जनता के दबाव से भारतीय जनता पार्टी को DSC नौकरियों में लागू करने के लिए विवश कर दिया। जी। रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, जी। वास्तव में ये मामला न्यायालय का था ही नहीं, क्योंकि न्यायालय ने तो हरियाणा को SYL के पानी का भी निर्णय सुना रखा है जी। जिस निर्णय को आए वर्षों हो चुके हैं। उसमें कोई जनता दबाव नहीं बना पाई। अगर दबाव बनता तो निश्चित तौर पे SYL का पानी हरियाणा की खेती की ज़मीन को मिलता और हरियाणा में ज़्यादा विकास होता, खेती के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होता। देवीदास जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जनता जनार्दन का दबाव, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं या सरकारों पे अपनी बातों को मनवाने का एक बेहतरीन एक टूल किट के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जनतंत्र ही अपने आप में सर्वोच्च है? देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए जो कुर्सी के 4 पाए होते हैं जी, वही 4 पाए सरकार को चलाने के लिए भी होते हैं। पहली विधायिका, दूसरी न्यायपालिका, जी, तीसरी कार्यपालिका और चौथा आपका जो सिस्टम है, जी, जो आप मीडिया के लोग हैं, चौथा पाया मीडिया का आता है। जी, क्योंकि मीडिया जनता और सरकार के बीच का ब्रिज होता है, ब्रिज का काम करती है। जी, वो जनता की बात को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार के विचारधारा को जनता के समक्ष ले जाते हैं। इसलिए चौथा पाया आप लोगों का है। जी, ये जो कोर्ट की लड़ाई है, जब सरकार किसी काम को करना ना चाहती हो या सरकार की इच्छा शक्ति की कमी रही हो, तब वो उसको कोर्ट के प्रांगण में डाल देते हैं। ठीक है। यदि मैं वर्ष 2006 की ही बात करूं, जी, हमारे फैसले के तुरंत बाद पंजाब सरकार में का भी यही फैसला उच्च न्यायालय से नेगेटिव दिया गया था, उनको भी हराया गया था। जी, मगर वहाँ के पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह जी ने तुरंत प्रभाव से उसको विधानसभा में पास करके फिर से लागू कर दिया था। जी, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाने ही नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। वो बात जुदा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की विल पावर नहीं थी और वो DSC के लोगों को भाव नहीं देना चाहते थे। सरकार तो दोनों ही कांग्रेस की थी, एक की विचारधारा कुछ और एक की कुछ। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जी, पंजाब का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का समय रहा है, क्योंकि वो उनको अच्छे से पता है कि पंजाब के अंदर मजहबी वाल्मीकियों की संख्या लगभग 21% है। जी, और जबकि अन्य OBC की संख्या 13-14% है। इसलिए उन्होंने उन वोटरों को मद्देनजर रखते हुए जी तत्काल विधानसभा से उसको अप्रूव करा दिया। जी,
अब बात आती है 24 तारीख के कार्यक्रम की, जी। जिसको सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। 1200 बसें इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए लगाई। हालांकि यदि आम आदमी के दृष्टिकोण से देखते हैं जी। मुख्यमंत्री के लिए भी ये कार्यक्रम अभूतपूर्व हो सकता है, कामयाब जनसभा हो सकती है जी। मगर जब मैं उसको अपने दृष्टिकोण से उसका आंकलन करता हूँ जी। तो ये कार्यक्रम फ्लॉप नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप कार्यक्रम साबित हुआ। आप ये कहना चाहते हैं जो डीएससी समाज की जो संख्या बाहुबल है वो जितनी ताकत से इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए था उतनी ताकत से उपस्थित नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों की वजह से? देखिए, जो मुझे लोगों ने फीडबैक किया उस फीडबैक से मुझे लगा कि वहाँ पर 40,000 के आसपास लोग इकट्ठा हुए थे। जी। यदि मैं इस 40,000 लोगों की संख्या को डीएससी की टोटल संख्या के साथ कंपेयर करता हूँ जी। तो ये बड़ी मुश्किल से 1.25% लोग बनते हैं। हरियाणा में डीएससी की पॉपुलेशन 33,74,000 है जी। जिसका शायद 1.25 से भी 1.10 पे ही हमारी सुई अटक जाती है। अगर हम इसको ये कहें कि डीएससी समाज की आज़ादी की लड़ाई थी, ये डीएससी समाज की जीवन रेखा थी, तो इस कार्यक्रम में मेरे अनुमान से कम 2 लाख लोग आने चाहिए थे। डीएससी समाज की जीत का पर्व था, इसमें जो संख्या होनी चाहिए थी वो बहुत आंकड़ों के अनुरूप नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। देखिए, अगर संख्या की ही बात करें 22 सितंबर को हम लोगों ने भी डीएससी का कार्यक्रम किया था। हम किसी संगठन, किसी व्यक्ति या किसी सरकार संस्था द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं थे जी। लोग अपने अपने साधन अपने खर्चे पर कर आए थे जी। उसके बावजूद भी हमारी संख्या 24 वाले कार्यक्रम से कम नहीं रही जी। या उससे 10,000 कम भी हो जाती है तब भी कोई बड़ा मामला नहीं है जी। क्योंकि जब सरकार ने 1200 बसें लगा रखी थी तो वहाँ पर कम से कम संख्या 1.5 लाख और 2 लाख के बीच होनी चाहिए थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब डीएससी समाज इस कार्यक्रम का धन्यवाद कर रहा था उसमें किसी सामाजिक नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये एक उन लोगों का कार्यक्रम था जो लोग डीएससी समाज के, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, ये उनका कार्यक्रम था और सरकार उसको स्पॉन्सर कर रही थी। जी। यदि सरकार की मंशा साफ होती ये मुख्यमंत्री की नज़र में कामयाब कार्यक्रम हो सकता है। कार्यक्रम के संयोजक भी इसका श्रेय ले सकते हैं कि ये सफल आयोजन था। जी। अगर मैं सामाजिक ताने बाने के हिसाब से देखता हूँ, इतना बड़ा मंच, 40,000 लोगों की संख्या, जी। समाज के हाथ खाली, केवल वहाँ पर सफाई कर्मचारियों की बात होती है और वो भी उनको रेगुलर करने की बात नहीं होती, महज सैलरी बढ़ाने की बात होती है। इसलिए इस कार्यक्रम को 24 नवंबर वाले कार्यक्रम को भी मैं अगर विश्लेषण की दृष्टि से देखता हूँ, ये एक सुपर फ्लॉप कार्यक्रम था। लेकिन बीजेपी के दृष्टिकोण से तो बीजेपी ने तो एक बिग अचीवमेंट प्राप्त कर ली। इतने लोगों की जनसभा बीजेपी सरकार जब से 10 साल से सत्ता में कभी कर ही नहीं पाई, उस ताकत को कैसे कर लिया। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं देवीदास जी, आप लोगों की इतनी बड़ी ताकत है, उसका कुछ % ही बीजेपी अपने पाले में खींच पाई, जो बाकी की जो संख्या और बाहुबल है उन तक तो सरकार अपनी पहुंच ही नहीं कर पाई। देखिए, आज इस डीएससी को भी और ज़्यादा वर्गीकृत करने की सख्त ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि डीएससी समाज में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जो बेचारे 6 महीने कहीं होते हैं, अगले 3 महीने कहीं और होते हैं, और अगले की 3 बात कर रहे हैं आप कहीं और होते हैं जी, जिसको खुद हरियाणा सरकार ने घुमंतू समाज का दर्जा दिया हुआ है। यदि सरकार समरसता की बात करती है, समरसता की बात करती है, समानता की बात करती है, जब तक घुमंतू समाज के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो सरकार का नारा ये पूरी तरह से
सरकार का मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अंत्योदय जो शब्द लेके चले हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं, जी। ऐसा मुझे दूर दूर तक दिखाई होता प्रतीत नहीं होता। हम्म। यदि सरकार की मंशा वास्तव में सबको एक समान आगे लेकर चलने की है तो घुमंतु समाज के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अलग से करना चाहिए। जी। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने बैकवर्ड क्लास की 7 जातियों को एससी में शामिल किया है। जी। हम सरकार के फैसले का विरोध नहीं करते, क्योंकि सरकार ने ये सामाजिक रहन सहन, शिक्षा और उसकी भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जाति को अनुसूचित वर्ग में या पिछड़ा वर्ग में डालना होता है। जी। जिसमें 7 जातियों को हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया है। जी। जिसकी आबादी भी इस वर्ग में शामिल हुई है, जिससे एससी के अंदर नौकरी पाने का प्रतियोगिता बढ़ी है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंजेशन हो चुकी है। मैं प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी से एक अपील अवश्य करना चाहूँगा जी कि यदि सरकार समानता, समरसता और सभी संभावनाओं की बात करती है, साथ लेकर चलने की संभावनाओं की बात करती है, तो जो केंद्र सरकार का फार्मूला है जिसमें 2.5% 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति की बात करती है जी। भले हरियाणा में अनुसूचित जनजाति ना हो, जो हरियाणा में 20% आरक्षण है, इस सीमा को बढ़ाकर 22.5% करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है देविदास? और ये 2.5% जो हमारा घुमंतु समाज है, जिसको आप ट्राइबल भी कह सकते हैं, भले यहाँ ट्राइबल ना हो, मैं कहता हूँ उनके लिए 2.5% वो और 1.5% हमारे डीएससी के कोटे में से काटकर 4% उन लोगों के लिए आरक्षण रखना चाहिए जो समाज माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, जो कभी हरियाणा के दक्षिणी कोने में होती है, कभी उत्तरी कोने में होती है जी। क्योंकि जब तक उनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा, हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को कैसे साकार कर पाएंगे जी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनका कल ही परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है जी, आप उनको श्रद्धा सुमन कैसे अर्पित कर सकते हैं? वो तो समानता के प्रतीक थे, सबको समान रूप से विकसित करना चाहते थे, मगर आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी उन समाजों की तरफ किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जी, उनके लिए अभी तक कोई मजबूत कार्यक्रम नहीं किया गया जिससे उनकी हालात में परिवर्तन आए। आज भी हमारे जींद शहर में गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब के पास काफ़ी लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे हैं जी। भले सरकार उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर देने की बातें करती हो, वास्तव में ज़मीनी स्तर पे मुझे ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा जी। अभी पिछले वर्ष जींद में घुमंतु समाज के लिए एक खास किस्म का सर्वे किया गया था जी। और उस सर्वे में ये आकलन किया गया था कि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है जी। उनके पास आधार कार्ड तो है मगर परिवार पहचान पत्र नहीं है। और पांचाल साहब आप अच्छे से जानते हैं, यदि आपने किसी भी उम्मीदवार को जी हरियाणा सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना होता है, सबसे पहले उसके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए निश्चित हो। अब जिस यूनिट के पास, जिस फैमिली यूनिट के पास परिवार पहचान पत्र ही नहीं है, उनका विकास कैसे संभव है? मैंने इस समाज को नज़दीक से देखा है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी आयु 60 से ज़्यादा हो चुकी है जी। और उनकी बुढ़ापा पेंशन भी नहीं है क्योंकि उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है। मैंने रामचंद्र जांगड़ा जी को बोला था कि जांगड़ा साहब आप भले केंद्र से 100 स्कीम में ले आए, जब तक आप इनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करोगे तब तक इनको केंद्र की या प्रदेश की किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा जी। मगर इसे दुर्भाग्य कहें अथवा सौभाग्य कहें, सभी नेता
सरकार में सुख भोगने में लगे हुए हैं। आज उन परिवारों की तरफ कोई नज़र नहीं डाल रहा जी जो बेचारे आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद भी कभी प्रदेश के लेफ्ट कॉर्नर में होते हैं, कभी राइट कॉर्नर में होते हैं। उनके लिए आरक्षण का स्पेशल प्रावधान किया जाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, अगर उनके समाज में कोई 8 क्लास पढ़ा हुआ बच्चा है, जी कोई 9 क्लास पढ़ा हुआ बच्चा है, कोई 12th किए हुए है, कोई 11th किए हुए हैं, जी, उन बच्चों को प्रेफरली गवर्नमेंट जॉब दे, विशेष छूट देकर उनको जॉब दी जानी चाहिए। तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का आरक्षण का सपना साकार हो पाएगा। जी और तभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपने को हम साकार कर पाएंगे। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी एससी की नौकरियां निकलती हैं, सबसे पहले घुमंतु समाज के लोगों को नौकरी मिले। अगर वहाँ पर मैं कहता हूँ उनको डीएससी से भी ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए जी, क्योंकि डीएससी के जो लोग हैं वे ज़्यादातर अपने पक्के घर बनाए हुए हैं। आज डीएससी के कुछ जातियों में तो जाति वर्सेस जाति कंपटीशन है जी जैसे चमार है, वाल्मीकि है, धानक है। इन जातियों में आंतरिक तौर से प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और एक दूसरे को पछाड़ने पर आमदा है। अगर ये लोग घुमंतु समाज के लोगों को ये कहे कि आप हमारे साथ प्रतियोगिता करें, तो मैं मानता हूँ ये न केवल लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की कार्यकुशलता पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जी। और मेरा तो सरकार से बार बार यही है कि जितना जल्दी हो सके, जब सरकार पिछले 10 वर्षों से घुमंतु आयोग बनाए बैठी है जी, उन घुमंतुओं को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा, जी, ये सरकार के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सरकार को तत्काल इस पर काम करना चाहिए। जी। देवीदास जी, आप इस कार्यक्रम से दूरी क्यों बनी रही वो जानना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि आप डीएससी समाज के इस आरक्षण रूपी जो आंदोलन थे उसके पुरोधा के रूप में, योद्धा के रूप में आपने भूमिका निभाई। क्या कारण रहे कि आप मंच से नज़ारा दिखे? क्या आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था? उसके बाद यदि मैं बात करूं, चुनाव के दौरान आपने 10 से 12 सीटों पर स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आपने काम किया और आगामी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ भी बतौर डीएससी समाज की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के को सत्ता में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक जो कहते हैं ना ताले की चाबी के रूप में काम कर सकते हैं। इन 2-3 बातों के और जवाब देते चलें देवीदास जी। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये 24 नवंबर का कार्यक्रम ये उन लोगों का कार्यक्रम था जो डीएससी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता है जी। सकल डीएससी समाज का कार्यक्रम नहीं था। रही बात आती है कार्यक्रम में भागीदारी करने की अथवा ना करने की, क्योंकि उस मंच के कुछ लोग इसका श्रेय खुद लूटना चाहते थे जी। वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता को इसका श्रेय नहीं देना चाहते थे। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है जी, क्योंकि सरकार भी हमेशा अपने कार्यकर्ता को ही श्रेय देती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जी, इसलिए ना संयोजक चाहते थे और ना सरकार चाहती थी कि किसी सामाजिक व्यक्ति को डीएससी का श्रेय जाए। इसलिए सरकार ने हम लोगों से दूरी बनाकर रखी जी। जब मुख्यमंत्री से 12 सितंबर को हमारी मीटिंग होती है जी, और जिसमें हमने सरकार बनाने का निर्णय लिया था कि हम आपकी सरकार का चयन करेंगे, आपकी सरकार का गठन कराएंगे जी। जिस समय हम 22 सितंबर को कार्यक्रम कर रहे थे, आप मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं जी, यदि वो कार्यक्रम देखा था वो अपनी यदि आंखों उस से। समय की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का हम प्रदेश में आंकलन करें जी, भारतीय जनता पार्टी 20-22 सीटों पर खड़ी थी, सत्ता से बहुत दूर थी। सत्ता से बहुत दूर थी और प्रदेश और राष्ट्रीय मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है जी, और भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ चुका है। हमने
22 सितंबर की अपनी ताकत से न केवल भारतीय जनता पार्टी की हिचकोले खाती नाव को किनारे लगाया, हाँ। हमने तीसरी बार इनको, जो भारतीय जनता पार्टी की लहर होती थी, जब मोदी लहर होती थी वर्ष 2014 में, उस समय इनके 46 उम्मीदवार जीते थे जी। और दूसरी योजना में केवल 40 उम्मीदवार जीते थे। ये डीएससी के दम पर ही इनकी 48 सीटें आई है जी। भले ही आज हमें श्रेय दे या ना दे। और मैं तो कहूँगा कि सरकार, परमात्मा इस सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि ये ठीक सोचना शुरू करे जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमें ये बुलाए या ना बुलाए। और मंच पर जिस तरह से कार्यक्रम के संयोजक द्वारा आपाधापी की गई जी, ये उसकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक था। यदि वो चाहते, अगर उनका ब्रॉड ब्रेन होता तो वो समाज के उन लोगों को भी याद करते जी। इस कार्यक्रम के संयोजक ने उन लोगों के तो मंच से नाम लिए जी, जिन लोगों को शायद संयोजक ने भी अपनी आयु में नहीं देखा होगा और मैंने भी अपनी आयु में उनको नहीं देखा जी। मगर संयोजक महोदय 18 वर्षों से लड़ाई लड़ने वाले देवीदास वाल्मीकि को अपने वक्तव्य में भी पूरी तरह से नकार रहे थे, जो उनकी कमजोर इच्छा शक्ति और कमजोर मानसिकता का परिचायक रही है। जी। जब तक समाज के नेता और राजनेता मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। जी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, यदि मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ होती, इतने बड़े आयोजन में भले वहाँ 40,000 लोग थे जिनकी संख्या से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वहाँ पर 2 लाख लोग होने चाहिए थे जी। फिर भी मुख्यमंत्री ने केवल सफाई कर्मचारी तक ही अपने सोच को समेट कर रखा जी। वहाँ चाहिए था कि डीएससी समाज के लिए कोई बड़ी घोषणा करते, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोहर लाल बड़ोली जी से बात हुई थी जी। और उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हमारी सरकार बनती है हम डीएससी का राज्यसभा में लेकर आएंगे जी, वाइस चांसलर बनाएंगे, मगर मुख्यमंत्री जी इस तरह की घोषणा करते से बचते नजर आए। अभी तो मौका है, राज्यसभा का भी चुनाव होना है और आप बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आप उठा रहे हैं। और आपसे अनौपचारिक चर्चा करते हुए हमने आपसे बात की थी कि 58 वर्ष के हरियाणा के इतिहास में आज तक डीएससी समाज से कोई भी राज्यसभा की सीट पर मनोनीत नहीं हुआ। क्या बीजेपी सरकार, जो हमेशा इतिहास रचने में माहिर है, क्या इस बार कुछ ऐसा इतिहास रच पाएगी देवीदास जी? देखिए, मुझे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि हरियाणा से किसी डीएससी के सामाजिक कार्यकर्ता को या किसी डीएससी के राजनेता को राज्यसभा का सांसद के तौर पे मनोनीत किया जाएगा जी, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली जी तो स्वयं इसके उम्मीदवार हैं जी। मुझे मोहनलाल बड़ोली जी के उम्मीदवारी पर कोई संशय नहीं है। वो राज्यसभा में जाए, अच्छी बात हो सकती है जी। मगर एक बात मैं सरकार से अवश्य कहना चाहूँगा कि जब रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस राजस्थान से राज्यसभा का सांसद बना सकती है जी, उस डीएससी समाज से क्यों नहीं जिसने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पर ला दिया। डूबती हुई भारतीय जनता पार्टी की नाव को खेवन करके किनारे लगा दिया और वो प्रचंड बहुमत दिया जो प्रधानमंत्री की लहर में और 5 वर्ष की सरकार बनने के बाद मनोहर लाल जी के टाइम में भी इतनी सीटें नहीं जीत पाई जी। यदि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में डीएससी का आभार व्यक्त करती है, वो बजाय शब्दों से आभार व्यक्त करे, उन शब्दों को उकेर कर जमीनी सतह पे काम करके दिखाए, इनको राज्यसभा सांसदी भी दे। हरियाणा में इस समय 50 यूनिवर्सिटी काम कर रही है जी। यदि मैं उसमें डीएससी आरक्षण की बात करूं, जो आज वर्तमान सरकार ने 10% लागू करने की बात की है जी, वास्तव में तो सरकार का ये 10% वाला फार्मूला सही नहीं है क्योंकि जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जी, जो आबादी के आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें डीएससी की आबादी 33,74,000 जी और ओएससी की आबादी 30,64,000 दर्शाई गई है। जी।
यदि जिसको मैं अनुपात के हिसाब से निकालूं, डीएससी समाज की आबादी 53.3 बनती है जी और ओएससी की 42.7 बनती है। जी यदि मैं इसको 20% आरक्षण में बांटने की बात करूं जी तो 11.5 और 8.5 के हिसाब से इसको विभाजित किया जाना चाहिए। जी जैसे ओएससी समाज के एक बहुत बड़े नेता मान्यवर काशीराम जी ने कहा था जी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज के इस दौर में मैं चाहता हूं कि साहब काशीराम जी की इस नीति को लागू करने का समय आ गया है। जी जिस 1.5% की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5% डीएससी के कोटे से और 2.5% जो रिजर्वेशन को और बढ़ाया जा सकता है, इस 4% आरक्षण को घुमंतु समाज के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जो आरक्षण के वास्तव में हकदार है। जी और यदि सरकार आज ऐसा नहीं करते तो ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी योजना की सरकार न केवल बाबा साहब अम्बेडकर को नियमों को धत्ता बता रही है, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को भी दरकिनार करती नजर आ रही है। जी और मैं तो यही चाहूँगा कि जिस डीएससी समाज को 60 वर्ष की कांग्रेस ने, जिसने 60 वर्षों तक 65 वर्षों तक इस देश पे राज किया है, उन्होंने तो डीएससी को नकारा ही नकारा। 10 वर्ष राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी, जिनके प्रचंड बहुमत से तीसरी बार प्रचंड सरकार बनाने में जो भूमिका अदा करते हैं, जी आज भारतीय जनता पार्टी उस डीएससी समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देने से आंखें मीचे हुए और नज़रअंदाज करती साफ नजर आ रही है। जी तभी मैं परमात्मा से कहता हूँ कि हे परमात्मा, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ताकि ये न केवल डीएससी बल्कि घुमंतु समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करे। जी और जब तक ये ऐसा नहीं करते तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को न ही उनका जन्मदिन मनाना चाहिए और न ही उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाना चाहिए। जी क्योंकि बाबा साहब जो केवल एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि वो तो इस देश के प्रत्येक दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, महिला सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया था। क्योंकि मुझे आज भी एक घटना अच्छे से याद है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि देश में अम्बेडकर नहीं होते तो मैं देश की प्रधानमंत्री कभी नहीं होती। मगर ये दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के उस सपने को साकार करने से पीछे हट रही है। अब जैसे आपने एक सवाल पूछा था जी कि आप इस कार्यक्रम से दूर क्यों रहें। जी इस कार्यक्रम के अंदर अगर मैं रामायण की बात करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी छोटे बड़े नेता जी राम की और रामायण की बात करते हैं। जब रामायण के अंदर महाराज दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने का मुहूर्त निकालते हैं जी, और जब राजनीति 360 डिग्री पर घूमती है तो रामचंद्र जी को वनवास होता है सुबह होते होते जी, और भरत को रास्ते लग होता है। जैसा कि आपने कहा था कि आप उस कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए जी, मैं रामायण की इस कहानी से आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जी। आज इस देश के करोड़ों लोग रामायण की घटनाओं को, रामायण की चर्चा घरों में करते हैं, मगर मैं इन सभी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिस रामायण का वो जिक्र करते हैं, रामायण राज करने वालों से नहीं बल्कि वनवास जाने वाले लोगों से जानी जाती है, त्याग करने वाले लोगों से, त्याग करने वाले लोगों से जानी जाती है। जी। और जो इन्होंने हमें 18 वर्ष की तपस्या को जो हमें फल मिलने वाला था जी,
उस फल को राजनीति ने लूट लिया है। इसका खामियाजा सरकार को कभी ना कभी उठाना पड़ेगा। वो बात जुदा है, वो समय कब आएगा, मगर ये बात भारतीय जनता पार्टी के और राम के भक्त तथाकथित भक्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि रामायण भरत के लिए नहीं याद की जाती। रामायण के प्रति अगाध श्रद्धा, रामचंद्र जी की तपस्या, त्याग और वनवास की वजह से रामायण को पढ़ा जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी देवीदास जी, मेरा अंतिम निवेदन, जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार लगातार सत्ता में लाकर एक इतिहास रच दिया और जिसका सारा श्रेय डीएससी समाज के लोग कहते हैं कि उनके प्रयासों से ऐसा कुछ हुआ, दिल्ली का जो चुनाव होने जा रहा है आगामी दिनों में, उसमें डीएससी समाज कितनी भूमिका निभा सकता है, और जो छोटी मोटी जो भूल चूक जो सरकार से या भारतीय जनता पार्टी संगठन से हुई है कि जो समाज के डीएससी समाज के जो वास्तव में योद्धा थे उन तक वो पहुंच नहीं कर पाए, क्या उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है दिल्ली चुनाव में, या उसको कंपनसेट किया जा सकता है समाज के लोगों तक पहुंच बनाकर और उन तक नज़दीकियां बढ़ाकर? देखिए, हमारी सोच अब भी ये है, क्योंकि हम डीएससी के लोग सरकार को तो लाभ देने के साथ साथ हम समाज को भी संगठित करने के मोड में हैं। यदि मैं दिल्ली प्रदेश की बात करूं, जहां आबादी 2,84,00,000 आबादी है जहां की, उसमें 35,000 लोग वो है जिन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। यदि मैं तमाम डीएससी की बात करूं, दिल्ली प्रदेश के अंदर 65 लाख लोग डीएससी समाज के आज दिल्ली में रह रहे हैं और वहाँ के वोट रहे हैं वो लोग जी। यदि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से सेवाएं लेना चाहती है, हम दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन करा सकते हैं जी। हमारी दिल्ली में लोगों से बातचीत चली हुई है, मगर यहाँ भी सरकार, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समाज की बजाय सत्ता पक्ष अपने मंत्रियों का चयन करेगी। और यदि सरकार ऐसा करती है तो निश्चित तौर पे दिल्ली में सरकार को कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं जी, जो पीछे भी इस बात से काफ़ी निराश हुए कि जिन लोगों ने 18 वर्ष लड़ाई लड़ी वो लोग इस परिदृश्य में नहीं हैं। फिर भी मैंने एक बात कही है कि रामायण को वन जाने वाले लोगों से जाना जाता है, ना कि राज करने वाले लोगों से जाना जाता है जी। यदि सरकार हमें इस काम को करने के लिए निर्देश देती है तो हम निश्चित तौर पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम कर सकते हैं जी। देवीदास जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और प्रदेश की सरकार है, उन सभी नेताओं को इस सोच और इस विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से समाज के लिए 18 वर्षों तक त्याग, तपस्या और संघर्ष करने के उपरांत जो डीएससी समाज के आरक्षण की जो विजयश्री जो मिली, उस विजयश्री के जो पर्व में यदि समाज के मोजिज़ व्यक्तियों की अनदेखी होती है तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा सरकारों को, संगठन को, पार्टी को उठाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ये एक सुनहरा मौका है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोगों के पास किस प्रकार के बुद्धिजीवी और सामाजिक लोगों के नज़दीक वो लगें, उनकी जो अनदेखी हुई है उस पर मंथन चिंतन किया जाए और उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए, ताकि जिस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से बहुत दूर नज़र आती है, यदि जिस प्रकार से इशारा देवीदास वाल्मीकि जी ने दिया है, यदि भारतीय जनता पार्टी के संगठन इस तरफ विचार करेगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी हरियाणा जैसा इतिहास रचा जा सकता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।